प्यारे बच्चों, पिछले साल के प्रश्नों से जानो इस साल क्या पूछा जाएगा। इतिहास में 2025 इंटर बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर वाले प्रश्न, सभी 1 नंबर वाले प्रश्न का पैटर्न हम जानेंगे और जानेंगे क्या पूछा गया था 2024 में और अब क्या पूछा जाएगा 2025 में। एकदम हमारे साथ बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये तुम्हारे लिए। काम का है सिर्फ देखना ही नहीं, कॉपी और पेन लेकर बैठना इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें लिखना भी है, तभी तुम्हारी तैयारी का खाका तैयार हो पाएगा। बच्चों, 1 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पैटर्न जानेंगे हम इस वीडियो में, और जब जानेंगे तो पता चलेगा पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। कितना पढ़ना होगा ये जानेंगे और क्या क्या पढ़ना होगा ये भी जानेंगे। इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न आप कैसे हल कर लें ये जानेंगे इस वीडियो में। कैसे? ऐसे 3 अलग अलग पेज पर आप अपनी कॉपी में पेन से लिखिए। क्या लिखिए? पहले पेज पर सबसे ऊपर में लिखिए प्राचीन काल, दूसरे पेज पर सबसे ऊपर में लिखिए मध्यकाल और तीसरे पेज पर सबसे ऊपर में लिखिए आधुनिक काल। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले हैं 2024 में द्वितीय पाली में इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उससे हम लोग निकालेंगे निष्कर्ष कि वो प्रश्न किस काल के थे और उस काल में भी किस टॉपिक के थे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इस साल जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे वो पता चल जाएगा कि किस काल का कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो लिख लिया होगा, मुझे लगता है आपने लिख लिया तीनों पेज पर। और अब उन पेजों पर क्या करना होगा आपको, जैसे पहले पेज पर प्राचीन काल लिखा है ना ऊपर, उसके नीचे टॉपिक का नाम मैं आगे बताऊंगा जब, तो टॉपिक का नाम लिखना। और टॉपिक के नाम के सामने जैसे सांख्यिकी में डंडा डालते थे ना, 1 2 3 4 और 5वें में क्रॉस कर देते थे, इस तरह से डंडा डालते जाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि उस काल के उस टॉपिक में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इससे फायदा क्या होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा बच्चों। जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछा गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 2024 में जो द्वितीय पाली में इतिहास विषय का परीक्षा लिया गया उसमें सबसे पहला प्रश्न यह पूछा गया कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। इसका उत्तर तो अर्थशास्त्र है, ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं जानना है कि इसका उत्तर क्या है। हमें यह जानना है कि यह इतिहास के किस भाग से प्रश्न पूछा गया था। तो अभी जो आपने पेज पर लिखा है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, बताओ ये किस काल से है? सोच रहे हो ना? चलो पता चल गया, यह है प्राचीन काल का प्रश्न। लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं है, हमें यह भी जानना है कि प्राचीन काल में भी किस टॉपिक से यह प्रश्न पूछा गया। तो हमने इस टॉपिक का नाम दे दिया है। और देखो प्राचीन काल से यह पहला प्रश्न है, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मौर्य काल के लेखक। यानी मौर्य काल के लेखक, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर दे पाएंगे। देखो इससे निष्कर्ष तो यही निकला ना कि मौर्य काल के सभी लेखक और उसकी किताबों के नाम याद कर लेना है। चलो दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं जल्दी से, और उसमें भी देखेंगे कि वो किस काल से पूछा गया, किस टॉपिक से पूछा गया और उससे निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, ताकि 2025 में इतिहास विषय के जो प्रश्न आएंगे उनको हम समझ सकें, उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकें 100% सही जवाब देने के लिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। चलो जल्दी से आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। सही जवाब तो 108 है, लेकिन किस काल का है ये? देखो ये भी प्राचीन काल का है, और प्राचीन काल का ये कौन सा प्रश्न हुआ? अब तक प्राचीन काल का ये दूसरा प्रश्न हो गया। और टॉपिक कौन सा? टॉपिक है वैदिक काल। यानी प्राचीन काल में भी वैदिक काल से यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप अपने पेज पर पहले प्रश्न में प्राचीन काल लिखा, उसमें 1 लिखेंगे, पहले लिख दिया आपने, उसमें पहले में टॉपिक का भी नाम लिख दिया कि मौर्य काल के लेखक। और अब आपको प्राचीन काल वाले ही पेज पर लिखना है 2 और उसमें टॉपिक का नाम लिखना है वैदिक काल। यानी दूसरा प्रश्न जो पूछा गया वो वैदिक काल टॉपिक से पूछा गया। क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम इससे? निष्कर्ष यही निकालते हैं कि इस काल के यानी प्राचीन काल के सभी ग्रंथों की संख्या याद कर लेनी है। उपनिषदों ही नहीं, कोई भी ग्रंथ जिनकी संख्या है उन सबको आप याद कर लेंगे। तीसरा
तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की, और ये भी प्राचीन काल का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मौर्य काल के लेखक। ये देखिए, मौर्य काल के लेखक से ये प्रश्न पूछा गया, यानी मौर्य काल के लेखक के सभी नाम आपको याद कर लेना है। और ये भी देख लीजिए कि मौर्य काल के लेखक से ये दूसरा प्रश्न पूछा गया, मतलब एक ही टॉपिक से अब तक हमने देखा कि 2 प्रश्न आ गए, यानी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक? मौर्य काल के लेखक, यानी मौर्य काल के लेखक के सभी लेखकों के नाम और उनकी किताबों के नाम आपको याद कर लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न था, कादंबरी के लेखक कौन है? इसका जवाब तो है बाणभट्ट, लेकिन इसमें देखना हमें यह है कि बाणभट्ट जो लेखक हैं, यह प्रश्न किस काल का है? किस काल का है बच्चों? प्राचीन काल से, बिल्कुल। तो प्राचीन काल से देखिए चौथा प्रश्न आ गया, और किस टॉपिक से? तो ये भी देखो, मौर्य काल के लेखक इसी टॉपिक से आया, मतलब ये कि मौर्य काल के लेखक, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मौर्य काल में जितने भी लेखक हैं उनके नाम, उनके किताबों के नाम अच्छे से याद कर लेना है, यही निष्कर्ष निकलता है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, यानी पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए इसका जवाब है ए और बी दोनों, यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह भी प्राचीन काल का प्रश्न है बच्चों, और प्राचीन काल से अब तक 5 प्रश्न हो गए, लेकिन टॉपिक क्या है ये? इस टॉपिक का नाम महाजनपद काल। तो महाजनपद काल से यह पहला प्रश्न है, लेकिन अब आगे देखेंगे कि महाजनपद काल से और भी प्रश्न आ रहे हैं क्या, और महाजनपद काल को अगर हमें पढ़ना है तो महाजनपद काल में क्या क्या पढ़ना है। तो सभी महाजनपदों की स्थिति का मतलब समझ रहे हो ना? स्थिति का मतलब कि वो किस राज्य में या किस देश में स्थित था, ये जानना है। सभी 16 महाजनपदों की राजधानी को आप जान लेंगे, वहां के शासक को जान लेंगे, नदी, किस नदी के किनारे कौन सा महाजनपद था ये याद कर लेना है, और इसके अलावा उससे संबंधित यानी महाजनपद से संबंधित जो किताबें हैं उनको याद कर लेना है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो महाजनपद काल टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न पूछा गया, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? सही जवाब सरयू नदी है। इससे पता क्या चल रहा है कि यह भी प्राचीन काल का प्रश्न है, और प्राचीन काल का यह छठा प्रश्न पूछा गया, और किस टॉपिक से? महाजनपद काल से। यानी महाजनपद काल से ये देखिए, ये दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया। अब समझ में आ रहा है ना कि महाजनपद काल इंपॉर्टेंट है, इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपको महाजनपद काल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। 7वां प्रश्न देखिए, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? किसकी थी? कुरु की। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्राचीन काल का और 7वां प्रश्न है, और टॉपिक क्या है? टॉपिक महाजनपद काल टॉपिक है ना। तो क्या करना होगा हमें? ये तीसरा प्रश्न महाजनपद काल का अभी तक हम देख रहे हैं, अभी तो और भी आएंगे प्रश्न, देख लो। महाजनपद काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब 8वां प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। लेकिन पता क्या चल रहा है इससे पता यह चलता है कि प्राचीन काल से ये 8वां प्रश्न, और टॉपिक कौन सा? ये देखो नया टॉपिक आया, मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश नया टॉपिक तो आया, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे? ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि इससे और भी प्रश्न आने वाले हैं। हाँ, मौर्य वंश में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक, जो कि ये प्रश्न पूछा ही गया है। अगर संस्थापक जान रहे हैं तो आप अंतिम शासक को भी याद कर लीजिए मौर्य काल के, और जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए उनके भी नाम याद कर लीजिए, उनके द्वारा जो युद्ध किए गए वो याद कर लीजिए। अशोक भी मौर्य काल का सबसे महान, और सिर्फ मौर्य काल का ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास में सबसे महान शासक अशोक हुआ, जो कि मौर्य वंश का ही था। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मौर्य वंश टॉपिक को आप अगर पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ पढ़ लेना होगा मौर्य वंश के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है।
हालांकि और भी भाषाओं में है बच्चों, लेकिन यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और तमिल, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ प्राकृत भाषा में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। हाँ, इससे पता क्या चला, ये 9वां प्रश्न और ये प्राचीन काल का ही 9वां प्रश्न, यानी प्राचीन काल से देखो अब तक 9 प्रश्न पूछ लिए गए। हम अंततः ये भी देखेंगे कि प्राचीन काल से कुल कितने प्रश्न पूछे गए और टॉपिक भी जानेंगे। देखो मौर्य वंश का ये प्रश्न है, ये भी, और मौर्य वंश का ये कौन सा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न। इंपॉर्टेंट है ना, हाँ मैंने पहले ही कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और ये कहां का प्रश्न है? ये भी प्राचीन काल का है, और प्राचीन काल का ये 10वां प्रश्न किस टॉपिक का? कलिंग युद्ध मौर्य वंश से ही संबंधित है। अशोक ने ये युद्ध किया था, यानी मौर्य वंश का देखो ये कौन सा प्रश्न आ गया। कितने प्रश्न हैं? ये तीसरा प्रश्न है। तो मौर्य वंश इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें बंबई और ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। और ये किस टॉपिक से है ये प्रश्न? ये प्रश्न है इतिहास के आधुनिक काल से। जी हाँ, अब तक तो 10 प्रश्न आपने प्राचीन काल के देख लिए, अब आधुनिक काल। तो क्या करो, जो पेज में आधुनिक काल लिखा था ना, उस पेज में आओ और उसमें लिखो नंबर 1, क्योंकि ये आधुनिक काल का पहला प्रश्न है। और पहले प्रश्न में भी क्या है, ये टॉपिक क्या है? 1757 से 1857 ईस्वी तक। तो ये टॉपिक है बच्चों, और इस टॉपिक से कितने प्रश्न आगे आएंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि ये तो पहला ही प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, तो इससे पता क्या चलता है कि हमें क्या पढ़ना होगा? तो पढ़ना ये होगा कि भारत में पहली रेल के बारे में आपको अच्छे से, यानी सभी संबंधित प्रश्नों को पढ़ लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पुतलीबाई किसकी माता थी? तो किसकी माता थी? ये गांधी जी की माता थी। और ये भी देखो आधुनिक काल का, तो यानी आधुनिक काल का ये दूसरा प्रश्न अब तक पूछ लिया गया है। 2 प्रश्न हो गए। टॉपिक कौन सा? टॉपिक है गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। तो आप आधुनिक काल वाले पेज में ये टॉपिक का नाम लिखिए, गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। ये टॉपिक का नाम इसलिए मैं कह रहा हूं लिखने के लिए कि अंत में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे किस टॉपिक के कितने प्रश्न पूछे गए और किस काल से कितने प्रश्न पूछे गए, ये भी पता चल जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि इस बार 2025 के इंटर बोर्ड परीक्षा इतिहास विषय का तैयारी हम करें तो कैसे करें, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें और किसको बिल्कुल ना पढ़ें, जान लेंगे लास्ट में। थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, हाँ 13वां प्रश्न से पहले जरा 12वां प्रश्न भी देख लो कि इसमें क्या पढ़ना होगा। गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन जानने के लिए गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनके परिवार के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उसके बारे में, गांधी जी के विचार क्या थे उसके बारे में जानना है। गांधी जी ने कौन सी किताबें लिखी या अखबार का संपादन किया वो जानना है। प्रेस गांधी जी से संबंधित वो जानना है। यात्राएं जो कि गांधी जी, ये जानना। इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसका चुटकियों में जवाब दे सकते हो। चलो चुटकी बजा के आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न पूछा गया था 2024 में इतिहास के द्वितीय पाली में। क्या पूछा गया था? सत्यार्थ प्रकाश किन की रचना है? तो जवाब तो आप जान रहे हैं क्योंकि लिखा ही है, दयानंद सरस्वती। लेकिन इससे पता क्या चला कि ये भी आधुनिक काल का प्रश्न है। और आधुनिक काल का कौन सा प्रश्न? अब तक तीसरा प्रश्न है ये। और टॉपिक कौन सा? टॉपिक वही 1757 से 1857 के बीच। किताब और लेखक, अच्छा ये किताब और लेखक यानी ये टॉपिक पहली बार आया। तो इसमें क्या जानना है आपको? इसमें पढ़ना ये होगा कि इस अवधि में जितनी भी किताबें लिखी गई उनके लेखकों के नाम आपको याद कर लेना है और किताबों के नाम के साथ। तो इस टॉपिक से पूछे गए कोई भी प्रश्न का जवाब आप सही दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रश्न है आधुनिक काल का। और आधुनिक काल का अब तक चौथा प्रश्न। टॉपिक कौन सा? टॉपिक है 1947 के समय महत्वपूर्ण पद और घटनाएं। तो अपने आप आधुनिक काल वाले पेज में फटाफट ये टॉपिक का नाम लिख लीजिए। और इससे क्या आपको पढ़ना है इस टॉपिक के लिए? इस टॉपिक के लिए आपको पढ़ना होगा 1947 के आसपास की जितनी भी घटनाएं हैं, यानी उससे थोड़ा पहले और उससे थोड़ा बाद। तो महत्वपूर्ण घटनाओं को भी जानना है और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं
उन घटनाओं से उनके भी नाम को जानना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप कहेंगे ये प्रश्न तो पूछ लिया गया, तो अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या होगा। पढ़ना क्या होगा? आधुनिक काल में पढ़ना होगा। आधुनिक काल का ये 5वां प्रश्न है। तो आधुनिक काल में हमको जिस टॉपिक को पढ़ना होगा उस टॉपिक का नाम है भारत का संविधान। और भारत का संविधान को पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है, उसमें कैसे पढ़ना है वो देखिए। भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सब को पढ़ लीजिए अच्छे से। तो आप इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। 16वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 16वां प्रश्न देखो, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1915 में हुई थी। ये किस काल से है? आधुनिक काल से ही है। और आधुनिक काल से अब तक 6 प्रश्न हो गए। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है आधुनिक काल की महत्वपूर्ण संस्थाएं। देखिए, तो आप टॉपिक का नाम भी लिखते जाइए। मैं बार बार अब बोलूंगा नहीं, बस ध्यान रखना कि जब भी किसी प्रश्न की बात करूं, जिस काल का वो प्रश्न है उस पेज में आप उस टॉपिक का नाम लिखते जाइए और क्या पढ़ना है वो भी लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए। हाँ, क्या पढ़ना होगा इसमें? आधुनिक काल की महत्वपूर्ण संस्थाओं में अंग्रेजों के समय भारत में बनी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी, ये याद करना है। उनके संचालक कौन थे और उन्होंने यानी उन संस्थाओं ने क्या कार्य किए, ये पढ़ लेना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? इसका सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह है आधुनिक काल से। आधुनिक काल से अब तक 7वां प्रश्न और टॉपिक का नाम है भारतीय प्रेस का आरंभिक काल। क्या पढ़ना होगा? पढ़ना होगा अंग्रेजों के समय भारत में अखबारों के शुरुआती संघर्ष क्या हुए थे और उसके प्रकाशक के नाम, संपादक के नाम पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, शिमला समझौता कब हुआ पूछा गया और इसका जवाब है 1945। यह भी आधुनिक काल का प्रश्न है बच्चों। और अब तक 8 प्रश्न हो गए आधुनिक काल से। टॉपिक 1915 से 1947 ईस्वी तक की सभी घटनाओं यानी महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ लेना है आपको इसके लिए। और इस अवधि में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई उनको आप पढ़ेंगे अच्छे से। 19वां प्रश्न है, बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में हुआ था। यह भी आधुनिक काल का प्रश्न है। प्रश्न 9वां हो गया आधुनिक काल से और टॉपिक का नाम है 1985 से 1915 ईस्वी तक की घटनाएं। और इस टॉपिक में क्या पढ़ना होगा आपको? इस अवधि में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके वर्ष यानी वो घटनाएं कब हुई थी वो याद कर लेना होगा। अब अगला प्रश्न यानी 20वां देखते हैं। संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? कितने वर्ष? 2 वर्ष लगभग। लेकिन इसके लिए पढ़ना क्या होगा ऐसे प्रश्न के उत्तर के लिए? आधुनिक काल का ही प्रश्न है ये 10वां। और भारत का संविधान टॉपिक देखो पहले भी आया था ना इस टॉपिक से प्रश्न, यानी कि इस टॉपिक का ये दूसरा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, अकबर ने धर्म की यात्रा कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में किया था। और ये मध्यकाल से संबंधित प्रश्न है बच्चों। देखो मध्यकाल का अभी ये पहला प्रश्न है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अकबर, यानी अकबर से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ना होगा अकबर के बारे में? अकबर के बारे में पढ़ना होगा आपको कि अकबर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो और उसके वर्ष याद कर लेना होगा आपको, तो आप जवाब दे पाएंगे। 22वां प्रश्न देखो, किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। पढ़ना क्या होगा ऐसे प्रश्न के जवाब के लिए? मध्यकाल में जाएंगे। मध्यकाल का ये दूसरा प्रश्न है अब तक। टॉपिक पढ़ना होगा मध्यकाल की किताबें और उसके रचनाकार के नाम। कैसे पढ़ना होगा? मध्यकाल में लिखी गई सभी महत्वपूर्ण किताबों के नाम आप लिख लीजिए, उसके रचनाकार यानी किसने लिखा उन किताबों को वो लिख लीजिए, और उनके विषय यानी उन किताबों में क्या लिखा गया ये लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए फटाफट, बस हो जाएगा। 23वां प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। सासाराम में है जो बिहार में ही है। ये प्रश्न है मध्यकाल का ही, मध्यकाल का तीसरा प्रश्न। टॉपिक कौन सा? टॉपिक है शेरशाह, यानी शेरशाह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या पढ़ना है आपको शेरशाह के बारे में? शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके वर्ष याद कर लेंगे। चलिए 24वां प्रश्न, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? कौन था? बहलोल लोदी था। पढ़ना क्या होगा बच्चों? मध्यकाल में ये प्रश्न है चौथा, और टॉपिक है मध्यकाल में भारत में जितने भी राजवंश हुए उनके नाम। तो उनके नाम में क्या क्या पढ़ना होगा? मध्यकाल में भारत के सभी राजवंश के संस्थापक के नाम याद करना होगा, अंतिम शासक के नाम याद करना होगा और उनके कार्य को याद कर लें, बस इससे ज्यादा नहीं। 25वां प्रश्न,
पुराना किला कहाँ है, जल्दी से देख लो, दिल्ली में है। ये प्रश्न है मध्यकाल का, और मध्यकाल का अब तक 5 प्रश्न। टॉपिक किस टॉपिक से आया प्रश्न? ये मध्यकाल में निर्माण या स्थापत्य, जितने भी निर्माण हुए थे मध्यकाल में किले वगैरह के, उनको आपको याद कर लेना होगा, या कोई भी भवन। तो क्या क्या पढ़ना है मध्यकाल में स्थापत्य वाले में? भारत में बने स्मारक, भवन, किला, मंदिर, मस्जिद, ये सब पढ़ लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है बच्चों, लेकिन ये इतिहास के किस भाग से प्रश्न है? प्राचीन काल से, यानी फिर से प्राचीन काल आ गया, यानी प्राचीन काल का ये 11वां प्रश्न है। 10 प्रश्न पहले ही हमने देख लिए थे। और किस टॉपिक से है प्राचीन काल के? ये टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि कई प्रश्न आएंगे। क्या पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता का काल, कि कब से कब तक था, उसके जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वो खोजकर्ता, महत्वपूर्ण स्थलों के खोजकर्ता कौन थे, जैसे हड़प्पा के कौन, मोहनजोदड़ो के कौन, हाँ, और अवस्थिति, मतलब वो स्थल कहाँ पे हैं अभी, भारत में, पाकिस्तान में, या फिर उसमें भी किस राज्य में है, ये जानना होगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। साथ ही वैदिक संस्कृति से उसकी तुलना भी करेंगे। इतने प्रश्न आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूछे जाएंगे, और ये अगर आप पढ़ लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के कई प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। अभी आप लिख लो कि हड़प्पा सभ्यता का ये प्रश्न है। अभी जब लास्ट में देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से कितने प्रश्न पूछे गए। चलो बातें नहीं बनाते हैं, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आया ना, देखो फिर से हड़प्पा सभ्यता से ये प्रश्न, और ये है प्राचीन काल से ही। प्राचीन काल का अब तक कितने प्रश्न हो गए? 12 प्रश्न हो गए। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, और इसके लिए टॉपिक क्या हमें पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ना है वो पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न तो ये था। अब 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न जल्दी से आ जाओ, सामने आओ। हाँ आ गया। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो इसमें जितने भी नाम लिखे हुए इसमें लोथल ही था जो बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये भी देखिए प्राचीन काल का ही प्रश्न है। प्राचीन काल के अब तक 13 प्रश्न, और टॉपिक कौन सा? वही हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से देखो 3 प्रश्न अब तक पूछ लिए गए, यानी इंपॉर्टेंट है ना, कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है यानी 29वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ? कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से। यह भी प्राचीन काल का प्रश्न है, और प्राचीन काल का 14वां प्रश्न, टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से अब तक ये 4था प्रश्न। अब देखिए 30वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। प्राचीन काल का ही कौन सा प्रश्न? 15वां, और टॉपिक क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अब तक 5 प्रश्न हो गए। देखिए कितने सारे प्रश्न पूछे गए। हाँ, अब अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, हरिहर और बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? किस वंश के थे? संगम वंश के। हाँ, ये भी किस काल का है? मध्यकाल का। लेकिन मध्यकाल का कौन सा प्रश्न? 16वां। 15 प्रश्न पहले हो गए थे, ये 16वां प्रश्न है। टॉपिक कौन सा? टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। यानी विजयनगर साम्राज्य को आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है उसमें पढ़ना होगा विजयनगर साम्राज्य के सभी राजवंश के संस्थापकों के नाम, महत्वपूर्ण शासक को भी पढ़ना है, और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य पढ़ना है। निर्माण कार्य जो किए गए विजयनगर साम्राज्य के समय वो पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य के समय जो रचनाएं हैं यानी किताबों के नाम है, और किताब को लिखने वाले रचनाकार, उस समय जो विदेशी यात्री आए वो। इतना पढ़ लें तो आप विजयनगर साम्राज्य से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न, कमल महल कहाँ स्थित है? हम्पी में है। अरे वाह, ये कौन सा प्रश्न? ये भी मध्यकाल से देखो प्रश्न, और मध्यकाल का 17वां प्रश्न है। टॉपिक का नाम विजयनगर साम्राज्य। देखो दोबारा आ गया ना, यानी विजयनगर का ये दूसरा प्रश्न आ गया। आगे बढ़ते हैं, अमुक्त माल्याद किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने लिखा था। ये टॉपिक कौन सा है? टॉपिक बाद में देखेंगे। ये मध्यकाल का प्रश्न है। मध्यकाल का ये 18वां प्रश्न है। टॉपिक का नाम विजयनगर साम्राज्य। देख लिया कितने प्रश्न आ रहे हैं विजयनगर से। अब तक 3 प्रश्न तो हो ही गए। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? सही जवाब है 4। और ये भी मध्यकाल का प्रश्न। कितने अब तक मध्यकाल के प्रश्न? 19। और ये देखो ये विजयनगर साम्राज्य से ही कितने प्रश्न विजयनगर साम्राज्य से पूछ लिए गए अब तक? 4 प्रश्न। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं। 35वां प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था?
तो बर्नियर था जो कि नहीं आया था विजयनगर, बाकी लोग आए थे। तो ये भी मध्यकाल का प्रश्न है बच्चों। 20वां प्रश्न, टॉपिक विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य से अब तक हो गए 5 प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 2024 के द्वितीय पाली में मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? ये लिखा था खाफी खान ने, यानी खाफी खान इसके रचनाकार हैं। ये भी मध्यकाल का प्रश्न है और 21 प्रश्न अब तक हो गए मध्यकाल के। पूर्व मुगल काल ये टॉपिक है, देखो नया टॉपिक आ गया मध्यकाल में, नाम लिखो इसका। और ये अब देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। पूर्व मुगल काल में आपको ये सब पढ़ना होगा। क्या क्या? सबसे पहले तो ये जानो कि पूर्व मुगल काल हम कह किसको रहे हैं? हम कह रहे हैं कब बाबर इसका पहला शासक था और औरंगजेब आगे महत्वपूर्ण शासकों में, तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के समय को हम पूर्व मुगल काल कह रहे हैं। तो इस काल के सभी शासक के नाम, उसकी राजधानी, महत्वपूर्ण कार्य, निर्माण जो करवाए उसने, कला कौन कौन सी कला उस समय विकसित हुई, युद्ध कौन से हुए, संधि कौन सी हुई, और राजस्व का क्या तरीका था, शब्दावलियां क्या क्या प्रयोग किए जाते थे उस समय, रचनाएं यानी किताबें क्या लिखी गई, उस किताब को लिखने वाले कौन लोग थे यानी रचनाकार, उनके नाम, और पूर्व मुगल काल में कौन से विदेशी यात्री आए। इतने पढ़ लेंगे तो आप मुगल काल के सभी जवाब दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलो 37वां प्रश्न, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? मोतामिद खां ये थे लेखक और मध्यकाल का ही प्रश्न है। कौन सा? 22वां टॉपिक है पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल का ये जो प्रश्न है दूसरा है, यानी कि कई प्रश्न पूछे गए इससे। हाँ 38वां प्रश्न देखिए, उशर क्या था? ये भूमिकर था, मध्यकाल से प्रश्न है। कौन सा? 23वां है और इसमें जानना यह है कि यह भी पूर्व मुगल काल का प्रश्न है, यानी पूर्व मुगल काल का यह तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं 39वां, बख्तियार खिलजी कौन था? सेनापति था बच्चों, मध्यकाल से ही प्रश्न है ये। 24वां और टॉपिक का नाम है मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारी। और क्या पढ़ना होगा इसके लिए? इसके लिए आपको पढ़ना होगा मध्यकाल में सभी विदेशी आक्रमण पढ़ लें कि कौन कौन आक्रमणकारी यहाँ आक्रमण किए थे, उनको पढ़ लेना। चलो 40वां प्रश्न देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 ईस्वी में हुआ था। यह भी मध्यकाल का प्रश्न है। और कौन सा प्रश्न? 25वां प्रश्न। टॉपिक है मध्यकाल में विदेशी आक्रमण। अभी हमने देखा था ना इस टॉपिक को, ये दूसरा प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा गया, यानी ये इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो आगे बढ़ते। इंपॉर्टेंट ये क्या, अभी जितनी भी बातें कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ 41वां प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बंबई अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों। तो ये आधुनिक काल का प्रश्न है। हाँ पहले 10 प्रश्न हो गए थे आधुनिक काल से, अब ये 11वां प्रश्न है। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस अधिवेशन। तो पढ़ना क्या होगा आपको इस टॉपिक के लिए? स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके स्थान, यानी वो अधिवेशन कहाँ हुए, किस वर्ष हुए, उसमें अध्यक्ष कौन थे और निर्णय क्या लिए गए, ये आपको पढ़ लेना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लोगे तो इस एक टॉपिक से कई प्रश्न देखना आगे पता चल ही जाएगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न, 1915 में किसकी स्थापना हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया यह प्रश्न, ये आधुनिक काल का है। और 12वां प्रश्न है, टॉपिक क्या? टॉपिक है स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाएं। तो इसके लिए, इस टॉपिक के लिए आपको क्या पढ़ना होगा बच्चों? स्वतंत्रता से पहले स्थापित महत्वपूर्ण संस्थाओं के नाम, स्थान, वर्ष, संस्थापक और उसके कार्य, ये पढ़ लेंगे बस काफी है। 43वां प्रश्न, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। और इसके लिए ये स्क्रीन छोटा बड़ा क्यों हो रहा है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो बच्चों, आधुनिक काल का ये प्रश्न जो है 13वां प्रश्न। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाएं। देखो दोबारा आ रहा है ना, दूसरा प्रश्न है इसी टॉपिक का। हाँ 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आधुनिक काल का प्रश्न है ये। और 14वां प्रश्न है, और देखिए टॉपिक का नाम कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ोगे इसमें पढ़ना होगा कि कैबिनेट मिशन से संबंधित सदस्य, भारत में आगमन वर्ष और महत्वपूर्ण घटनाओं को जो कैबिनेट मिशन से संबंधित थे उनको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? एक बार, प्रश्न पूछा गया कई बार, बहुत महत्वपूर्ण है। 1915 में आए थे। और यह आधुनिक काल का ही प्रश्न है बच्चों। अब तक 15 प्रश्न हो गए आधुनिक काल से, लिख रहे हो ना?
हाँ, टॉपिक का नाम लिखो, गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन, पहले भी लिखा होगा इस टॉपिक का नाम। तो इसमें देखो ये कौन सा प्रश्न है, गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन से ये दूसरा प्रश्न है। यानी उस टॉपिक के नाम के सामने 2 डंडा डालो, इससे पता चलेगा कि 2 प्रश्न पूछ लिए गए। जब आगे प्रश्न पूछे जाएंगे तो और भी डंडा डालते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, हिंद स्वराज किसने लिखा? ये लिखा था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने मतलब महात्मा गांधी इसमें लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी सही जवाब है। और आधुनिक काल के 16 प्रश्न हो गए अब तक। टॉपिक कौन सा? गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन से ही प्रश्न है। देखो फिर से, तो इस टॉपिक से ये 3 प्रश्न हो गए अब तक। 47वां प्रश्न, सर की उपाधि किसने वापस की? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। और ये प्रश्न है आधुनिक काल का। 17 प्रश्न हो गए। टॉपिक का नाम 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। इसी टॉपिक से ये प्रश्न दूसरा है। और अगला प्रश्न है यानी 48वां प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? किस वर्ष किया? 1929 ईस्वी में पारित किया था। याद कर लेना अच्छे से। यह आधुनिक काल का ही प्रश्न है बच्चों। 18वां प्रश्न और टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस अधिवेशन। तो स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। इस टॉपिक से ये दूसरा प्रश्न है, मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब क्रिप्स मिशन यानी 39वां प्रश्न, 49वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में आया था। यह भी आधुनिक काल का प्रश्न है। और 19वां टॉपिक का नाम है 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। और इसके लिए ये देखिए तीसरा प्रश्न है इसी टॉपिक का। 50वां प्रश्न, हाँ, हाफ सेंचुरी अब हम लोग पूरा कर चुके हैं। 50वां प्रश्न क्या है? 22 दिसंबर 1939, देखो हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? किस पार्टी ने? मुस्लिम लीग ने मनाया था बच्चों। और यह है आधुनिक काल का कौन सा प्रश्न? 20वां प्रश्न। और देखो 1915 से 1947 ईस्वी तक की जो घटनाएं आप पहले लिख ही चुके हैं, उसी टॉपिक से आया है। तो ये कौन सा प्रश्न है इस टॉपिक का? ये चौथा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं हाफ सेंचुरी से आगे। चलिए 51वां प्रश्न आ गया है अब सामने आपके। 51वां प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। इस तरह के प्रश्न का जवाब हम कैसे देंगे? कहां से पूछा गया? देखो आधुनिक काल का ही प्रश्न है। आधुनिक काल से अब तक 21 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। और ये टॉपिक का नाम क्या है? ऐतिहासिक स्थान। यानी आधुनिक काल के जितने भी ऐतिहासिक स्थान है उसको आपको पढ़ लेना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा उसके लिए? कि आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्थान, उनकी अवस्थिति मतलब वो स्थान अभी कहां है, किस राज्य में है या किस जिले के आसपास हैं, और उनसे जुड़े सभी महापुरुष और घटनाओं को पढ़ लेना है। चलो 52वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? हाँ, चंपारण में शुरू किया था। ये जान ही रहे तुम लोग। और आधुनिक काल का ही प्रश्न है बच्चों। 22वां प्रश्न है, टॉपिक का नाम गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। इस टॉपिक से ये चौथा प्रश्न है। और अब 53वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में हुई थी, याद कर लो। और आधुनिक काल का ये प्रश्न 23वां प्रश्न। देखो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक काल से, खूब। अभी लास्ट में देखेंगे किस काल से कितने प्रश्न आए। हाँ, ये टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाएं। तो ये टॉपिक पहले से चल रहा है। ये तीसरा प्रश्न है इस टॉपिक का। 54वां प्रश्न अब आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। आधुनिक काल का ही प्रश्न 24वां है। और टॉपिक का नाम 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। तो ये टॉपिक पहले से चला आ रहा है। 5वां प्रश्न है उस टॉपिक का था वो। हाँ, अब 55वां प्रश्न देखिए, 1938 से 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन कौन बने? मैं गलत पढ़ दिया, फिर से पढ़ देता हूं सही देखो। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? यानी 2 बार लगातार कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये क्या स्क्रीन उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ, आधुनिक काल का ये प्रश्न है बच्चों। और 25वां प्रश्न है ये। 25वां प्रश्न, टॉपिक का नाम क्या? स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस अधिवेशन। स्क्रीन ठीक हो जाओ जल्दी से। हाँ, इस टॉपिक का ये तीसरा प्रश्न है। यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस अधिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 56वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। याद कर लो अच्छे से। आधुनिक काल से प्रश्न है अब तक 26 प्रश्न आधुनिक काल के। और टॉपिक का नाम 1947 के समय महत्वपूर्ण पद और घटनाएं। इसके लिए ये दूसरा प्रश्न है इस टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 57वां प्रश्न, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है?
खिलाफत आंदोलन से है बच्चों। आधुनिक काल का ही प्रश्न, अब तक 27 प्रश्न। टॉपिक का नाम 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। ये कौन सा प्रश्न था? इस टॉपिक से छठा प्रश्न, यानी 6 प्रश्न अब तक पूछ लिए गए इस टॉपिक से। मतलब ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट में चलेंगे तो पता चलेगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे, फिर पता चलेगा तुम्हें कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे, पीछे जाते हो आगे। 58वां प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। वाह, तो यह आधुनिक काल का ही प्रश्न। कौन सा? 28वां प्रश्न। टॉपिक का नाम गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। वाह, इस टॉपिक से ये 5वां प्रश्न था बच्चों। 59वां प्रश्न तेजी से करेंगे अब। टू नेशन थ्योरी किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की थी। आधुनिक काल का प्रश्न है 29वां, और टॉपिक का नाम है 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। ये देखो, इसी टॉपिक का ये प्रश्न 7वां। अब अगला प्रश्न यानी 60वां प्रश्न, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था 1919 में। आधुनिक काल का ये प्रश्न है 30वां, और टॉपिक का नाम है बच्चों, टॉपिक का नाम है 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। इस टॉपिक का ये 8वां प्रश्न था। और अगला 61वां प्रश्न, गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? यूनानी कला से प्रभावित थी। ये है आपका प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न। और कौन सा? 16वां प्रश्न। टॉपिक का नाम कला का विकास। वाह, कला का विकास से यह प्रश्न पूछा गया। इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा? प्राचीन काल में विकसित विभिन्न कला, जितनी भी कला थी, जैसे ये यूनानी कला है और भी जो कलाएं थी, उनको आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? दंडपाल को कहते थे, न्यायिक अधिकारी को दंडपाल कहते थे। और यह है प्राचीन काल का प्रश्न। प्राचीन काल का 17 प्रश्न अब तक हो गए। टॉपिक का नाम है मौर्य काल। और इसके लिए बच्चों, मौर्य काल के लिए क्या पढ़ना होगा आपको? मौर्य काल के सभी महत्वपूर्ण शासक, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, निर्माण का कार्य, रचनाएं यानी किताबों के नाम, उसके रचनाकार का नाम, विदेशी यात्री कौन आए, शब्दावलियां क्या क्या थी मौर्य काल में, और सिक्के कौन कौन से थे, यानी मौर्य काल में सोने के, चांदी के, तांबे के जो जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, ये सब याद कर लेना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य काल। आगे तुम्हें पता ही चल जाएगा कितने प्रश्न पूछे गए मौर्य काल से। ये तो पहला प्रश्न है, आगे जब देखोगे पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न, पण किस धातु का सिक्का था? ये चांदी का सिक्का था बच्चों। देखो ये आ गया ना, ये प्राचीन काल का प्रश्न। और प्राचीन काल का 18 प्रश्न अब तक पूरे हो गए। टॉपिक का नाम मौर्य काल, मैंने बोला था ना। देखो, मौर्य काल के सिक्के से ये प्रश्न पूछा गया है, तो मौर्य काल टॉपिक से ये दूसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी बच्चों राजगृह में। और ये प्रश्न है प्राचीन काल का। अब तक 19 प्रश्न हो गए। टॉपिक का नाम बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के लिए क्या पढ़ना होगा आपको? बौद्ध धर्म के लिए पढ़ना होगा बुद्ध के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन का मतलब उनके परिवार के बारे में, उनके खुद के बारे में, उनके भाई के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, पिता माता के बारे में। आध्यात्मिक जीवन यानी धर्म से संबंधित जो उनकी विचारधाराएं थी और जो उनकी घटनाएं थी जीवन में घटी, वो सब आपको पढ़ना है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं वो पढ़ना है। बौद्ध संगीतियां जो 4 हुई थी, कौन कौन हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन अध्यक्ष था, कब हुई थी, ये सब पढ़ना होगा। बुद्ध के उपदेश, क्या उन्होंने उपदेश दिए, वो अच्छे से पढ़ लेना है। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी थी? 2 थी, वैसे आप पढ़ लेना। बौद्ध धर्म के शासक कौन कौन? बौद्ध धर्म के शासक मतलब शासक तो वंश के होते हैं बच्चों, धर्म के थोड़ी। बौद्ध धर्म के शासक का मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हुए, वो पढ़ लेना है। चलिए, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो बौद्ध धर्म से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाएंगे चुटकियों में। अगला प्रश्न, 65वां प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये था हम्पी। ये प्रश्न कहां से पूछा गया? प्राचीन काल से। और प्राचीन काल से ये 20वां प्रश्न है। टॉपिक का नाम क्या है? दक्षिण भारत के राजवंश। यानी ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्राचीन काल में। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होगा? देखो, इस टॉपिक में पढ़ना होगा दक्षिण भारत के राजवंशों के नाम, कि कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया दक्षिण भारत में, उनके शासक यानी राजवंशों में भी जो शासक हुए थे ना बच्चों, हर एक वंश में कई शासक होते हैं, तो दक्षिण भारत में जो राजवंशों ने शासन किया उनके कौन कौन से शासक थे, उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उस समय जो व्यापार होता था किन चीज़ों का होता था, कहाँ से होता था, विदेशी यात्री कौन आए उस समय, पुस्तकें कौन सी लिखी गई, और जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको याद कर लेना बस।
66वां प्रश्न आप देखते हैं, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? समुद्रगुप्त ने जारी किए। खूब पूछा जाता है, प्राचीन काल का यह प्रश्न है 21वां और टॉपिक का नाम है गुप्त वंश, यानी मौर्य काल के अलावा आपको क्या पढ़ लेना है? गुप्त वंश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। क्या क्या पढ़ना होगा इसके लिए? आपको इसके लिए पढ़ना होगा गुप्त वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन कौन हुए, उनके कार्य क्या थे, व्यापार का क्या उस समय स्थिति थी और व्यापार में किन चीज़ों को भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था, किन चीज़ों को आयात किया जाता था। विदेशी यात्री के बारे में पढ़ना है, कौन कौन विदेशी यात्री आए थे गुप्त वंश के समय, और पुस्तकें कौन सी लिखी गई, उसके रचनाकार कौन थे, और स्थान की गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो अभी कहाँ पर हैं भारत में स्थित, वो याद कर लेना है बस। अब अगर आगे बढ़ते हैं 67वां प्रश्न, फाहियान कौन था? ये था चीनी तीर्थयात्री, भारत आया था। किस काल से प्रश्न है ये? प्राचीन काल से। और 22वां प्रश्न है प्राचीन काल का, टॉपिक का नाम है मौर्य काल। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल से ये तीसरा प्रश्न। अगला 68वां सवाल है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। किस काल से प्रश्न है? प्राचीन काल से। 23वां प्रश्न, टॉपिक का नाम प्राचीन समाज। तो प्राचीन समाज के लिए आपको क्या पढ़ना है? इस टॉपिक के लिए आपको पढ़ना है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह के प्रकार, पुरुष सूक्त और उससे संबंधित जो भी ग्रंथ है वो पढ़ लेंगे। ग्रंथ नहीं, ग्रंथ के नाम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है 69वां सवाल, निम्न में 69वां मतलब 69 है, हाँ हिंदी में 69वां ठीक है। निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? कौन सा विवाह नहीं अच्छा माना गया? असुर। असुर विवाह अच्छा नहीं माना गया, मत करना भाई। प्राचीन काल का यह प्रश्न है और प्रश्न कौन सा है ये? 24वां प्रश्न है। किस टॉपिक से पूछा गया? टॉपिक का नाम है प्राचीन समाज, यानी दोबारा आया ना ये प्रश्न। प्राचीन समाज का ये प्रश्न दूसरा है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। देखो विवाह जो 8 प्रकार के थे ना, उन्हीं में से 4 प्रकार इसमें लिखे हैं, ब्रह्म, देव, प्रजापत्य और असुर। तो शुरू के जो 3 हैं ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, ये सही माने जाते थे। असुर विवाह अच्छा नहीं माना जाता, मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये देखो बहुत सारे ग्रंथ का नाम लिखा है, लेकिन ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है। ये प्राचीन काल का प्रश्न है। और 25वां प्रश्न है, टॉपिक का नाम है प्राचीन समाज, फिर से यानी प्राचीन समाज से ये तीसरा प्रश्न। आगे 71वां प्रश्न, संसव किस धातु से बना सिक्का था? तो ये सोना से बना सिक्का होता था। किस काल से? मध्यकाल से पूछा गया प्रश्न। 16वां प्रश्न और टॉपिक का नाम देखो अकबर। क्या पढ़ना है अकबर के बारे में? अकबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, उसके वर्ष याद कर लेना है। 72वां प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये जहांगीर के समय में थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मध्यकाल का प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, टॉपिक का नाम है पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल से देखो ये चौथा प्रश्न पूछा गया है। अब समझ रहे हो ना कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी था। किस काल का प्रश्न है ये? मध्यकाल का। और 18वां प्रश्न, टॉपिक का नाम पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल टॉपिक से ये 5वां प्रश्न। अब 74वां प्रश्न, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? निजामुद्दीन अहमद की रचना है। मध्यकाल का ही ये प्रश्न है। और 19वां प्रश्न, टॉपिक का नाम पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल से ये 6ठा प्रश्न। अब 75वां प्रश्न, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? कुतुब मीनार नहीं है बच्चों निर्मित मुगलों द्वारा। और ये मध्यकाल का प्रश्न, मध्यकाल का 20वां प्रश्न, टॉपिक का नाम है पूर्व मुगल काल। और हाँ ये 7वां प्रश्न है इस टॉपिक का। वाह। 76वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में जन्म हुआ था इनका। किस काल का प्रश्न है? ये है मध्यकाल का प्रश्न। और 21वां प्रश्न है, टॉपिक का नाम है पूर्व मुगल काल। इसके लिए देख लो 8वां प्रश्न है पूर्व मुगल काल से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पूर्व मुगल काल। आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न, रामानंद के गुरु कौन थे? कौन थे? कबीर। ये पीला क्यों का रखा है? सब में तो अलग कलर था। देखो बच्चों ये दरअसल क्या है कि रामानंद के गुरु कबीर इसमें जवाब होगा, लेकिन कबीर के गुरु रामानंद थे। दरअसल रामानंद गुरु तो थे कबीर के, लेकिन रामानंद खुद भी कबीर को अपना गुरु मानते थे, इसलिए इसमें इसका जवाब होगा कबीर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीछे ये क्या हो गया? आगे से पीछे कैसे बढ़ गए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ो 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 आगे जल्दी से, फटाफट। हाँ आ गया। रामानंद के गुरु कौन थे? कबीर, इसका जवाब होगा। और मैंने बता ही दिया कि कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों कबीर सही में शिष्य थे रामानंद के, लेकिन रामानंद खुद भी कबीर को अपना गुरु मानते थे।
इसीलिए इसका जवाब कबीर होगा। मध्यकाल का ये 22वां प्रश्न है और पूर्व मुगल काल टॉपिक से है। देखिए इस टॉपिक से ये 9वां प्रश्न पूछ लिया गया। अब 78वां प्रश्न देखो, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था? तो था किसे? सुहरावर्दी सिलसिला से। ये है प्रश्न मध्यकाल का। और 23वां प्रश्न टॉपिक का नाम है पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल से अब तक देखो 10 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों 79 नंबर प्रश्न, सूफी संत का निवास स्थान क्या था? तो खानकाह सूफी संत का निवास स्थान कहलाता था। मध्यकाल का यह प्रश्न है। और 24वां प्रश्न टॉपिक का नाम पूर्व मुगल काल। इस टॉपिक से 11वां प्रश्न। वाह, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ये पीछे चला जाता है। आगे बढ़ने का मतलब है कि 21, ये तो 80 है ना, सूफी संत ये तो हो गया। चलो 81 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? जवाहरलाल नेहरू का। ये तो पता ही था ना बच्चों, क्यों? क्योंकि बाल दिवस होता है ना, इसीलिए बच्चों को पता है। आधुनिक काल का ये 31वां प्रश्न और टॉपिक का नाम है महापुरुष। तो आधुनिक काल में जो महापुरुष टॉपिक आपको पढ़ना है उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा? देखो, आधुनिक काल के सभी महापुरुषों के जीवन, कार्य और उनके विचारों से संबंधित जानकारी आपको अच्छे से ले लेना है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। किस काल से है प्रश्न? ये आधुनिक काल से प्रश्न। अब तक 32 हो गए और टॉपिक का नाम है आदिवासी विद्रोह। हाँ, ये देखो टॉपिक क्या पढ़ना होगा इस टॉपिक में। आदिवासी विद्रोह में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ हुए सभी महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह को पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? तो इसका जवाब होगा बच्चों जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने कहा था? चलो ये क्वेश्चन इसका नहीं है, मैंने तो ऐसे मजाक में पूछ लिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। नहीं नहीं, सोचो सोचो, किसने कहा था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं कहा था। कमेंट करके लिखना किसने कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, ये प्रश्न है आधुनिक काल का 33वां प्रश्न है और टॉपिक का नाम महापुरुष। फिर से तो इस टॉपिक का ये दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न 84वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों इनका जन्म हुआ था जीरादेई में, बिहार में ही है। आधुनिक काल का ये प्रश्न 34वां हो गया और टॉपिक का नाम है महापुरुष। फिर से हाँ, यानी महापुरुष टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। ये तीसरा प्रश्न है इस टॉपिक का। अब अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और ये आधुनिक काल का प्रश्न 35वां प्रश्न। और देखो आगे 1915 से 1947 ईस्वी तक की जो घटनाएं टॉपिक है ना, उसी टॉपिक से पूछा गया है। यानी इस टॉपिक से अब तक कितने प्रश्न हो गए? ये 9वां प्रश्न है इस टॉपिक का। अगला प्रश्न देखते हैं अब 86 नंबर प्रश्न, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों। आधुनिक काल का प्रश्न है ये 36वां और टॉपिक का नाम है आधुनिक काल की महत्वपूर्ण संस्थाएं। हाँ, ये स्क्रीन बहुत डिस्टर्ब करता है भाई, मैं स्क्रीन को मतलब बदल दूंगा। ये देखो इस टॉपिक का ये 5वां प्रश्न है। 87 नंबर प्रश्न, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हाँ, कितना आसान था। चलो आधुनिक काल का ये प्रश्न था 37वां प्रश्न और टॉपिक का नाम 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। ये जो टॉपिक है ये पहले से है। तो कौन सा प्रश्न है ये? इस टॉपिक का 10वां प्रश्न है। यानी इस टॉपिक से 10 प्रश्न अब तक पूछ लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 88 नंबर प्रश्न देखो, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली, ये थे पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता। आधुनिक काल का प्रश्न है और कितने 38 प्रश्न हो गए आधुनिक काल से ऑब्जेक्टिव में। और टॉपिक का नाम 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। हाँ, इस टॉपिक से ये 11वां प्रश्न है। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलो अब आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ? 1918 में। आधुनिक काल का ही प्रश्न है और 39वां प्रश्न ये है। टॉपिक का नाम 1915 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का ये 12वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था विभाजन कांग्रेस का। आधुनिक काल से यह प्रश्न है
40वां प्रश्न है, भाग कहाँ रहे, वापस आओ। हाँ, 40वां प्रश्न है, टॉपिक का नाम स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस अधिवेशन। और ये देखो बच्चों, इस टॉपिक का ये चौथा प्रश्न पूछा गया, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी टॉपिक में एक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए मतलब वो इंपॉर्टेंट है, और एक से ज्यादा कितने ज्यादा पूछे गए, जितने ज्यादा पूछे गए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 91 नंबर प्रश्न, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। किस काल से है ये, मध्यकाल से। 26 नंबर प्रश्न, यानी 26 प्रश्न अब तक हो गए मध्यकाल के। टॉपिक अकबर, यानी अकबर अच्छे से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि अकबर से ये देखो तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है 92 नंबर, जहांगीर कब शासक बना, 1605 में बना था। इसके लिए ये मध्यकाल का प्रश्न। और 27वां प्रश्न है, क्या पढ़ना होगा ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए, पूर्व मुगल काल, जो पहले ही बताया जा चुका है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पूर्व मुगल काल से देखो ये कौन सा प्रश्न पूछा गया, ये 12वां प्रश्न पूछा गया है बच्चों। 93 नंबर प्रश्न, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है, यह है जहांगीर के शासनकाल से। और देखो मध्यकाल का प्रश्न है, मध्यकाल से 28वां प्रश्न, टॉपिक का नाम पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल से अब तक 13 प्रश्न हो गए। 94 नंबर प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 ईस्वी में हुआ था, मध्यकाल का ही प्रश्न है। और 29 नंबर प्रश्न है ये, इसके लिए टॉपिक क्या पढ़ना है, पूर्व मुगल काल। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 14वां प्रश्न है इस टॉपिक का। अब 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, हेमू को हराया था। हाँ, तो क्या, मध्यकाल का ये प्रश्न 30वां है। और टॉपिक का नाम है, देखो मैं टॉपिक का नाम है मतलब आगे कहता हूं इसे बढ़ने के लिए, ये पीछे चला जाता है, आगे आओ। अकबर से ही है, क्योंकि अकबर ही इस लड़ाई को लड़ा था, हेमू को हराया था। और अकबर से अब तक चौथा प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न 96 नंबर, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था, 4 भागों में। किस काल का प्रश्न है, मध्यकाल का। 31वां प्रश्न, टॉपिक का नाम पूर्व मुगल काल। वाह, पूर्व मुगल काल से कितने प्रश्न, 15 प्रश्न पूछ लिए गए, कितना इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये स्क्रीन पीछे चला जाता, बहुत बदमाश हो गया ये स्क्रीन, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। देखो 97 नंबर प्रश्न देखो बच्चों, 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया, किसने शुरू किया था, अकबर ने ही शुरू किया था, यानी अकबर बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल का ये प्रश्न 32वां, और टॉपिक का नाम अकबर। अकबर से कितने प्रश्न पूछ लिए गए, अकबर से अब तक 5 प्रश्न पूछ लिए गए। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह भूमि जो मुगल काल से संबंधित स्वामित्व, फिर से पढ़ता हूं, अच्छे से पढ़ता हूं, देखो, वह भूमि जो मुगल काल के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे पोलज। अब ये किस काल से है बच्चों, मध्यकाल से। कौन सा प्रश्न, 33वां प्रश्न, टॉपिक का नाम है पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल से अब तक 16 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की, अकबर ने की थी, मध्यकाल का ही प्रश्न है। क्या टॉपिक, ये मध्यकाल का प्रश्न है बच्चों। और मध्यकाल में 34वां टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम अकबर। अकबर से अब तक कितने प्रश्न, छठा प्रश्न है, 6 प्रश्न हो गए अकबर से। अब आखिरी प्रश्न, 100वां प्रश्न हम देखेंगे कि क्या पूछा गया। 2024 के द्वितीय पाली में इतिहास विषय में शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया, जिस सिक्के को जारी किया था उसे कहते थे रुपया, हम लोग अभी कहते हैं रुपया। और उस समय जो शेर शाह ने जारी किया उसको कहते थे रुपया। तो रुपया सिक्का जारी किया शेर शाह ने, मध्यकाल का यह प्रश्न। और 35वां प्रश्न, टॉपिक का नाम पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल से कितने प्रश्न पूछे गए अब तक, देखो 17 प्रश्न पूछे गए पूर्व मुगल काल से। तो बच्चों हमने 100 प्रश्न देख लिए, हर एक काल में देखे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के कितने प्रश्न पूछे गए। और हाँ, टॉपिक भी देखा आपने, मैंने तो साथ साथ बताता गया कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न हो गए। जैसे देखो ये पूर्व मुगल काल से 17वां प्रश्न था, यानी इस से 17 प्रश्न पूछे गए हैं। और हर एक टॉपिक में उसी समय मैंने बता दिया कि कितने प्रश्न पूछे गए। अब जरा एक बार निष्कर्ष की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। देख लिया ना बच्चों, इतिहास है इतना आसान। देखते हैं निष्कर्ष को, क्या निष्कर्ष निकला। अभी तक जो हमने 100 प्रश्न देखे हैं 2024 के द्वितीय पाली के, निष्कर्ष यही है बच्चों, ये खंड ए में पूछा जाता है, यानी इस बार भी खंड ए में पूछा जाएगा। कितने प्रश्न, 100 प्रश्न। इसके लिए आपको करना क्या होगा, गोला भरना होगा। क्या 100 के 100 नहीं, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ 50 के ही जवाब देने। कौन से 50,
जो मर्जी, जो तुम्हें आता हो, कोई भी जो प्रश्न आता होगा उसी में गोला भरना। हाँ, लेकिन जरा ये भी तो जानो कि निष्कर्ष क्या था। 100 प्रश्न जो पूछे गए किस काल से पूछे गए थे, कितने कितने, देखो हमने अभी देखा ना, प्राचीन काल से जो प्रश्न पूछे गए तुम अपने कॉपी में मिलाओ। अभी तुमने लिखा होगा प्राचीन काल के कुल 25 प्रश्न पूछे गए। 25 प्रश्न प्राचीन काल के, किसमें, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न। 1 नंबर वाले ही प्रश्न मध्यकाल से कितने पूछे गए, 35 प्रश्न, और आधुनिक काल से कितने पूछे गए, 40 प्रश्न। क्या निष्कर्ष निकला कि आधुनिक काल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा निष्कर्ष कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 100 प्रश्न होते हैं। तो क्या आपको 100 के जवाब देने हैं, बिल्कुल नहीं, आपको जवाब देने सिर्फ और सिर्फ 50 के। तो कौन से सिर्फ 2 टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो 100 जवाब दे सकते हैं। आप कोई भी 2 टॉपिक पढ़ लेंगे तो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आधुनिक भारत को मत छोड़ो बच्चों, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और प्राचीन और मध्यकाल, कुछ बच्चों को मध्यकाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है तो मध्यकाल को छोड़ दो, प्राचीन काल को पढ़ लो। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ लो, मध्यकाल को पूरी तरह छोड़ दो। फिर भी 40 और 25 यानी कि 65 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और आपको जवाब तो 50 ही देने हैं। तो 2 ही टॉपिक पढ़ोगे फिर भी आप सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हो वस्तुनिष्ठ में। तो क्यों ना ऐसे ही पढ़ें। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, यही 2 टॉपिक आप पढ़ लेंगे, 2 काल पढ़ लेंगे तो आप उनके भी सभी जवाब दे सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही जवाब दे सकते हैं। तो बस ऐसा करो, समझदारी दिखाओ, पूरा इतिहास पढ़ने की नहीं है जरूरत, इसके सिर्फ 2 भाग पढ़ लो। आधुनिक भारत तो जरूर पढ़ो, इसके अलावा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जो तुम्हें आसान लगता है उसे पढ़ लो। बस तुम्हारी तैयारी हो जाएगी पूरी बच्चों, क्योंकि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 50 का ही जवाब देना होता है, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होता है। तो ये था हमारा निष्कर्ष इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा होगा तो लाइक मत करना, नहीं अच्छा लगा होगा तो तब तो करोगे ही नहीं, तब भी मत करना। हाँ, लेकिन ये वीडियो बहुत काम का है तुम्हारा, इसलिए अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना अगर मन करे तो। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।